हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम कैलोरीमेट्री की थ्योरी डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके बाद के कुछ लेक्चर्स में इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो क्या कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं कैलोरीमेट्री में, उनको आज डिस्कस करते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है। कैलोरीमेट्री को स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि बेसिकली जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी में हम दो चीज़ें लेकर चलते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप लोग जानते हैं कि अगर सारा का सारा मास सेंटर ऑफ मास पर मान लिया जाए और कोई एक रेफरेंस पॉइंट अज्यूम कर लिया जाए, वहाँ से अगर सेंटर ऑफ मास की हाइट h है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट की mg इंटू एच के बराबर होती है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट पर एक इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी भी ऑब्जेक्ट के पास होती है, जो उसके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा होता है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, उस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जब इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस की जाती है या कंसीडर की जाती है तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं ली जाती। इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी में हमेशा मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन की वजह से जो एनर्जी है उस एनर्जी को कंसीडर किया जाता है। आप लोगों को पता है आइडियल गैस के केस में हम ये अज्यूम करते हैं कि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरेक्टिव फोर्स नहीं है, इसलिए आइडियल गैस की इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी जब हम कंसीडर करते हैं तो उस केस में इस एनर्जी को छोड़ देते हैं और जब भी इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं तो केवल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ही कंसीडर की जाती है एक आइडियल गैस की। अब बात आती है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए देखें तो काइनेटिक एनर्जी के भी दो पार्ट होते हैं। एक तो काइनेटिक एनर्जी होती है डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एज ए होल। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर सेइंग सेंटर ऑफ मास ए बॉडी is moving with velocity v and mass of the body is m, then its kinetic energy, direct kinetic energy जिसको हम बोलते हैं, that is called half mv square। अब ये डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। आप लोगों ने मैकेनिक्स में भी पढ़ा है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वगैरह के केस में कि हम टोटल काइनेटिक एनर्जी जो लिखते थे वो हाफ एम वी सी स्क्वायर लिखते थे और प्लस हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर लिखते थे। तो हाफ एम वी सी स्क्वायर वाला जो टर्म है वो तो डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एज ए होल हो जाता है, और दूसरा इसका जो पार्ट होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास होती है, दिस काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड रैंडम काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस रैंडम काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड thermal energy। and when we are talking of temperature of an object, we are basically talking of its thermal energy। how can we define temperature? अगर आप लोगों से पूछा जाए तो टेम्परेचर डिफाइन करने के केस में हम लोग ये बोलते हैं कि इफ टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज मोर, दैट मीन्स randomness of its molecules, randomness is more। तो जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पास रैंडमनेस होगी, रैंडम एनर्जी होगी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ आपको बहुत समझने की ज़रूरत है कि अगर हम बॉडी के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बढ़ाते हैं तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बढ़ाने पर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेचर, रैंडम काइनेटिक एनर्जी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेचर विच इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी। तो यहाँ पर यही हमने लिखा है दैट टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए मेजर ऑफ थर्मल एनर्जी। नाउ अब इस चैप्टर में बेसिकली हम ये बात करने वाले हैं कि थर्मल एनर्जी किस तरीके से इंक्रीज की जा सकती है। तो थर्मल एनर्जी इंक्रीज करने के दो तरीके हो सकते हैं। नाउ देयर आर टू वेज टू इम्पार्ट एनर्जी टू ए बॉडी। कैसे कैसे? एक तो आप मैकेनिकल वर्क करके उसकी एनर्जी बढ़ा सकते हैं। मैकेनिकल वर्क करके अगर आपने फोर्स लगाया और फोर्स लगा के बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया, तो अगर आपने फोर्स लगा के बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया, उसके सेंटर ऑफ मास को कोई वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी, तो ऐसे केस में आपने डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ाई, ऐसे केस में रैंडमनेस नहीं बढ़ाई। तो अगर आप मैकेनिकल वर्क करके थर्मल एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं तो मैकेनिकल वर्क करके थर्मल एनर्जी बढ़ाने के लिए आपको रैंडमनेस ही बढ़ानी पड़ेगी। रैंडमनेस बढ़ाने का एक एग्जाम्पल जैसे आप क्या समझ सकते हैं, जैसे आपने
एक हैमर लेकर, हथौड़ा लेकर और एक बॉडी को, एक लोहे के पीस को अगर आप बार बार हिट करें, तो अगर आप हिट करेंगे हैमर से तो थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, टेम्परेचर इंक्रीज उसकी रैंडमनेस बढ़ने की वजह से हुआ। सेंटर ऑफ मास के पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है इस केस में, तो रैंडमनेस बढ़ गई तो इसलिए उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तो अगर आप मैकेनिकल वर्क करके इंक्रीज करना चाहते हैं थर्मल एनर्जी को, तो उसका एक एग्जांपल हो सकता है हिटिंग ए बॉडी बाय हैमर। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम जो हीट एंड जो मैकेनिक थर्मल एनर्जी बढ़ाते हैं, वो थर्मल एनर्जी किस तरीके से बढ़ाते हैं? बाय गिविंग हीट एनर्जी। और यही यहाँ पर हमें इस चैप्टर में अच्छी तरीके से समझना है कि हीट एनर्जी से किस तरीके से थर्मल एनर्जी इंक्रीज की जा सकती है और उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो ये समझने की कोशिश कीजिए व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ हीट। जब हम हीट वर्ड यूज करते हैं, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। तो हीट इज ऑलवेज फॉर्म ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिट। हीट इज नेवर कंटेन्ड बाय ए बॉडी। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि इस बॉडी में इतनी हीट है, ये स्टेटमेंट गलत है। हीट इज नेवर कंटेन्ड बाय ए बॉडी। दिस इज फॉर्म ऑफ एनर्जी in transit. When energy is transferring from one object to other due to temperature difference, then that energy is called heat energy. So it is the energy which flows from one body to other because of temperature difference. So this is important कि आपको पता रहे कि heat energy की जब हम बात कर रहे हैं तो कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं। This is never contained by a body. Okay? Now इसमें हमारा एक ही बेसिकली कॉन्सेप्ट यूज होता है, लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री। लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री स्टेट्स दैट हीट फ्लोज फ्रॉम ए बॉडी ऑफ हाई टेम्परेचर टू ए बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर टिल दे बोथ एक्वायर द सेम टेम्परेचर। इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड दे आर पुट इन कॉन्टैक्ट, देन हीट एनर्जी विल फ्लो फ्रॉम ए बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर टू ए बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री। तो अब इसमें जब हीट फ्लो होती है तो इंटरनली क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो अगर हम समझने की कोशिश करें तो इफ हीट फ्लोज टू और फ्रॉम ए बॉडी एंड टू इफेक्ट्स कैन अकर। दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो, और दूसरा ये हो सकता है कि बॉडी की स्टेट चेंज हो। जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है बॉडी का, तो बेसिकली रैंडमनेस बढ़ रही है मॉलिक्यूल्स की सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। तो चेंज इन टेम्परेचर का मतलब रैंडमनेस इंक्रीज होना हुआ। और जब हम चेंज ऑफ स्टेट की बात करते हैं तो चेंज ऑफ स्टेट के केस में बेसिकली रैंडमनेस इंक्रीज नहीं होती, क्योंकि रैंडमनेस इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर ज़रूर इंक्रीज होगा। तो अब बात आती है कि इस टाइम पर चेंज ऑफ स्टेट जब हो रहा होता है तो फिर हीट कहाँ जाती है, जो हम दे रहे होते हैं उसका क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी ऑब्जेक्ट की, और पोटेंशियल एनर्जी उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है उसकी वजह से होती है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की वजह से। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन चेंज हो रहा होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन चेंज हो रहा होता है। तो वो जो इंटरनल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी, उस फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ड्यूरिंग स्टेट चेंज द हीट सप्लाइड इज यूज्ड फॉर चेंजिंग इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। वो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। बट रैंडमनेस और रैंडम काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स constant. So random kinetic energy remains constant means temperature remains constant. Now there are some definitions which you must know. For example, melting point of an object क्या होता है। तो अगर हम melting point की बात करें तो हम कह सकते हैं कि melting point, this is the temperature at which substance changes from solid to liquid phase without change in temperature. तो अगर solid state से liquid state में convert होना शुरू हो गया है, temperature नहीं बढ़ रहा है, तो melting start हो गई, और पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट मेल्ट हो गया पूरा का पूरा। ओके, इसी तरीके से आप बॉइलिंग पॉइंट भी डिफाइन कर सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट अगर आप डिफाइन करना चाहें तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिफाइन किया जाएगा? दिस इज द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। जैसे कि अगर आइस है, आइस से क्या हुआ, आइस अगर मेल्ट हो गई तो वाटर बन गया। तो 0 डिग्री पर अगर आप हीट देना शुरू करेंगे आइस को, उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है, तो 0 डिग्री पर अगर आप आइस को हीट देना शुरू करेंगे तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा जब तक कि पूरी की पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए। तो 0 डिग्री पर अगर आइस है और आप उसको हीट देना शुरू करेंगे तो पहले 0 डिग्री का वाटर बनेगा, पूरा का पूरा आइस मेल्ट हो जाएगी, और पूरा 0 डिग्री का
आइस जब 0 डिग्री की वाटर में कन्वर्ट हो चुकी और फिर भी अगर आप हीट देते रहते हैं तो अब इस वाटर का टेम्परेचर 0 से बढ़ना शुरू होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आइस वाटर मिक्सचर है और आइस वाटर मिक्सचर का टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री ना हो। अगर आपको आइस वाटर मिक्सचर बोला गया है, इसका मतलब अभी प्रोसेस चल रहा है, मेल्टिंग कंप्लीट नहीं हुई है और इस मिक्सचर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। और पूरा का पूरा आइस जब वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा तब टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होगा। इसी तरीके से जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड विदाउट ए चेंज इन टेम्परेचर। अब आप वाटर बन चुका, वाटर का टेम्परेचर 0 से अगर आप बढ़ाना शुरू करेंगे, हीट देते जाएं तो पहले 100 तक टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर जब ये 100 डिग्री पर पहुंच जाएगा तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब इस इंस्टेंट पर क्या होगा, वाटर बॉयल होना शुरू होगा और 100 डिग्री का वाटर पहले 100 डिग्री की वेपर्स में कन्वर्ट होगा। तो कहीं पर भी वेपर और वाटर का मिक्सचर अगर दिया है तो वेपर और वाटर का मिक्सचर का मतलब टेम्परेचर डेफिनेटली 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा का पूरा वाटर बॉयल होकर वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हुआ और टेम्परेचर वेपर्स का बढ़ना शुरू हो जाए। जब पूरा का पूरा वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, 100 डिग्री की वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और आप एडिशनल एनर्जी फिर भी देते रहेंगे, तब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री से इंक्रीज होना शुरू होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपके पास आ गया। टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स फेज विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर। ये दोबारा हमने लिख दिया है, सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग पॉइंट हो गया था, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो यहाँ पर ये लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स फेज विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये आपका हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो ये आपके पास हीटिंग कर्व आप देखते हैं। हीटिंग कर्व में क्या होता है, अगर हम एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लें, कोई भी मान लीजिए आइस ले लीजिए जैसे आप सोचने के लिए, और आइस जो है उसका टेम्परेचर 0 से कम है सपोज, ऐसे सोच सकते हैं, या आइस 0 डिग्री पर है सपोज। कहीं भी एक ऑब्जेक्ट ले लिया और इसको हम हीट दे रहे हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि dq/dt को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, यानी हीट को एक कांस्टेंट रेट पर यहाँ पर इम्पार्ट कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को। तो पहले होगा क्या कि सॉलिड का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होना शुरू होगा। सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होगा तो इंक्रीज होने के बाद जब मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा तो जो आप हीट देंगे उसमें सारी की सारी हीट किस में जा रही होगी, मेल्ट करने में जा रही होगी। तो यहाँ से और यहाँ तक जो भी आपने हीट दी उसने उस सॉलिड ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया। फिर जब ये कंप्लीटली मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका और फिर आप हीट दे रहे हैं तो लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होगा। लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद ये बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचा, ये बॉइलिंग पॉइंट है। अब सारा का सारा लिक्विड पहले बॉयल होना शुरू हो जाएगा और वेपर्स में कन्वर्ट होगा। इस जगह आकर ये पूरा वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वेपर्स का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। तो पहले सॉलिड स्टेट, फिर मेल्टिंग, फिर लिक्विड स्टेट, फिर बॉइलिंग और फिर गैस। इस तरीके से हीटिंग कर्व बन जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इक्वेशन बेसिकली एक ही लगेगी आपकी, dq/dt इक्वल टू ms dt/dt। dq/dt रेट एट विच हीट एनर्जी इज गिवन एंड dt/dt इज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। यहाँ से अगर आप देखें तो dt/dt बेसिकली इसका स्लोप है। ये जो स्लोप आ रहा है, स्लोप कितना आ रहा है, dt/dt। तो dt/dt अगर आप देखेंगे दैट इज इक्वल टू स्लोप, द स्लोप विल बी इक्वल टू 1/ms इंटू dq/dt। यहाँ पर बिकॉज हम dq/dt को कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं इसलिए हम स्लोप को डायरेक्टली लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू 1/m इंटू s। m इंटू एस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पर अगर आप इसका स्लोप ले लेंगे तो इसका स्लोप जो है वो सॉलिड की हीट कैपेसिटी देगा आपको, और अगर आप इसका स्लोप लेंगे तो ये आपको लिक्विड की हीट कैपेसिटी देगा, और अगर आप इस कर्व का स्लोप लेंगे तो ये आपको गैस की हीट कैपेसिटी देगा। हीट कैपेसिटी जो है वो आप लोगों को पता होगा, हीट कैपेसिटी कैसे डिफाइन करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। और अगर हम 1 kg ऑब्जेक्ट ले लें तो 1 kg का ऑब्जेक्ट 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत होती है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो हम जो इक्वेशन लगाएंगे वो dq/dt इक्वल टू ms इंटू dt/dt होगी। यहाँ पर s जो है वो स्पेसिफिक हीट हो गई। ये स्पेसिफिक हीट या तो सॉलिड की होगी या लिक्विड की, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सी स्टेट लेकर चल रहे हैं। कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होती है। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज अगर करना है 1 ग्राम का तो आपको 1 कैलोरी हीट की ज़रूरत पड़ेगी। और इसी तरीके से
आइस की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होती है। आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए कि पूरी की पूरी यूनिट्स जो है सेम रहनी चाहिए। अगर आप जूल में ले रहे हैं तो फिर आपको सारी की सारी जूल में कन्वर्ट करनी पड़ेगी और 1 कैलोरी को टू 4.2 जूल होता है। और अगर आप कैलोरी में ले रहे हैं तो हर चीज़ फिर कैलोरी में ही कंसीडर कीजिएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यूनिट्स जो हैं दोनों तरफ सेम रखनी है हमेशा। मेल्टिंग पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो जो एनर्जीज आ रही है उसमें डेल्टा क्यू हम डिफाइन करते हैं एम इंटू एल एफ। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू एम एस डी टी बाई डी टी यूज होगा, और जब स्टेट चेंज हो रहा है तो स्टेट चेंज होने में या तो डेल्टा क्यू इक्वल टू एम इंटू एल एफ होगा एट मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बेसिकली ये स्टेट चेंज हो रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो कितनी है इसमें हीट एनर्जी दी गई होगी डी क्यू बाई डी टी इंटू टी टू माइनस टी वन। डी क्यू बाई डी टी कॉन्स्टेंट है और टी टू माइनस टी वन टाइम तक दिया, तो ये डी क्यू बाई डी टी इंटू टी टू माइनस टी वन ये आपके पास क्या हो जाएगा एम इंटू एल एफ। दिस एल एफ इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या हो गया, जैसे आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है 80 कैलोरी पर ग्राम, इसका मतलब 1 ग्राम आइस को 0 डिग्री पर पूरा का पूरा 0 डिग्री का वाटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 ग्राम का आपने आइस लिया 0 डिग्री पर, इसको 1 ग्राम के वाटर में कन्वर्ट करने के लिए 0 डिग्री पर ही आपको 80 कैलोरी हीट की ज़रूरत पड़ेगी। ये होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और इसी तरीके से आप बॉइलिंग पॉइंट पर अगर आप कंसीडर करेंगे तो डेल्टा क्यू कितना होगा एम इंटू एल वी। दिस एल वी इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कहाँ से कहाँ तक T4 से लेकर और T3 तक, T3 से T4 तक इतनी जो हीट दी गई है इसने क्या किया है बेसिकली इसको केवल बॉयल किया है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। तो इसी को आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि डी क्यू बाई डी टी इंटू टी फोर माइनस टी थ्री इक्वल टू एम इंटू एल वी। दिस एल वी ऑफ वाटर आपको ध्यान रखना है 540 कैलोरी पर ग्राम होता है। तो ये चीज़ देखिए, अगर 1 ग्राम वाटर को 100 डिग्री पर 1 ग्राम वेपर्स में कन्वर्ट करना है तो 540 कैलोरी पर ग्राम हीट की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए जो वेपर्स से जब अगर किसी के बर्न इंजरी होती है ना वेपर्स से, तो वेपर्स से जो बर्न इंजरी होती है वो काफ़ी खतरनाक होती है, क्योंकि 1 ग्राम वेपर भी उससे भी अगर आप जलते हैं तो आपकी बॉडी को 540 कैलोरी पर ग्राम मिलेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हीट कैपेसिटी में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, m इंटू एस, एम इज़ मास एंड एस इज स्पेसिफिक हीट। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हीट कैपेसिटी बन जाती है। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें जो काफ़ी टर्म यूज़ होगा आपको, दैट इज़ वाटर इक्वलेंट। तो वाटर इक्वलेंट भी समझ लीजिए क्या होगा। वाटर इक्वलेंट ऑफ ए बॉडी इज इक्वलेंट मास ऑफ वाटर दैट हैज़ सेम हीट कैपेसिटी एज दैट ऑफ ए गिवन बॉडी। वाटर इक्वलेंट of a body is equivalent mass of water that has same heat capacity as that of given body। तो अगर मैं मान लूँ कि बॉडी का मास m है, उसकी स्पेसिफिक हीट s है, और वाटर का मास अगर mw ले लें, उसकी स्पेसिफिक हीट अगर sw ले लें, तो m इंटू एस इक्वल टू mw इंटू sw, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली हम लेकर चल रहे हैं। तो इसमें जो mw है, दिस mw इज कॉल्ड वाटर इक्वलेंट। mw अगर आप यहाँ से देखेंगे तो कितना आ जाएगा, mw इक्वल टू m इंटू एस अपॉन sw आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड वाटर इक्वलेंट। अगर हम SW को 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड ले लें, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो MW कितने के बराबर आ जाता है, M इंटू एस, और M इंटू एस क्या होता है, हीट कैपेसिटी होती है। आप ये ध्यान रखिए कि अगर हम इफ़ वी मेजर S इन कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड एंड मास इन ग्राम, अगर इसको कैलोरी पर ग्राम में लें और इसको कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड में ले लें और इसको ग्राम में ले लें, तो वाटर इक्वलेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू हीट कैपेसिटी ऑफ दैट बॉडी। तो ये सब आपसे स्टेटमेंट की फॉर्म में चीज़ें पूछी जा सकती हैं। यहाँ तक मैं आपको बताना चाहता था, दिस इज़ द थ्योरी। इसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स लेना शुरू करेंगे। तो पहले आप इस थ्योरी को पढ़ लीजिए, नोट्स बनाने हैं कुछ नोट्स बना लीजिए, चीज़ें समझ लीजिए, और फिर इसके आगे जो मैं एग्जाम्पल्स लूँगा उनको देखें, तो फिर आपका कैलोरीमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, एंजॉय।